नमस्कार, आदाब। दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या घटा दुनिया में इस हफ्ते, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। यूरेशियाई देश तुर्की में आतंकवादी वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। सीरिया में चल रहा संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर बीते दिन के साथ यहां मरने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। और ब्राजील के बाद दुनिया के दूसरे देशों में कार्निवल का दौर जारी। यूरेशियाई देश तुर्की में आतंकवादी वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ये दुनिया का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस के आने के बाद से यहां के हालात में तेजी के साथ बदलाव आया है। यह कभी आईएसआईएस के आतंकवादी तो कभी सीरियाई कुर्द लड़ाके आतंकवादी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब आतंकवादियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाते हुए विस्फोटकों से लदे एक वाहन को उड़ा दिया। विस्फोट के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस हमले में 28 लोगों की मौत हो गई तो वहीं तकरीबन 61 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तुर्की को हिलाकर रख देने वाले हमलों की कड़ी में ये ताजा हमला है। हम मानते हैं कि इस हमले में सैनिकों और नागरिकों ने जान गंवाई। हम शवों की शिनाख्त करके लोगों को जानकारी दे रहे हैं। तकरीबन 61 लोग घायल हुए हैं और अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस हमले के पीछे सीरियाई कुर्द लड़ाकों का हाथ होने की बात सामने आई है। जिस जगह ये धमाका किया गया वहां से तुर्की संसद और सैनिक मुख्यालय महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही है। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज काफी दूर तक सुनी गई। आतंकवादियों का मकसद अंकारा में दहशत फैलाना था और अपने इस मकसद में वो कामयाब भी रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाका कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र की कमजोरी का नतीजा है। यह खुफिया असफलता की वजह से हुआ। हमने सुना है कि देश के अंदर 14 लोग आए हैं। कहाँ है वो लोग अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? वो लोग आए, धमाका किया और भाग गए। दैट्स इट। अब तक कितने लोग मारे गए हैं ये अभी साफ नहीं हो पाया है। इस हमले के बाद तुर्की के प्रधानमंत्री ने ब्रसेल्स की अपनी यात्रा रद्द कर दी। अंकारा में हुए इस धमाके की अमेरिका ने भी निंदा की है। हाल के दिनों में तुर्की पर कई हमले हुए हैं। पिछले दिनों इस्तांबुल में हुए एक आत्मघाती हमले में 10 लोगों की मौत हो गई थी। गौरतलब है कि साल 2015 के अक्टूबर महीने में तुर्की में एक शांति मार्च में हुए हमले में करीब 100 लोग मारे गए थे। तुर्की में तेज होते इन हमलों के चलते लोगों में घबराहट बढ़ती जा रही है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सीरिया में चल रहा संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दुनिया भर के देश इस मसले को सुलझाने की जितनी कोशिश कर रहे हैं, ये उतना ही बढ़ता जा रहा है। हर बीते दिन के साथ यहां मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, साथ ही बढ़ रही देश छोड़ने वालों की संख्या। यहां एक तरफ बशर अल असद का तानाशाही निजाम है तो दूसरी तरफ कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस का कहर। ऐसे में मानो हर कोई सीरिया से अपनी जान बचाकर भागने की फिराक में है। वहीं दुनिया भर की महाशक्तियों के लिए सीरिया जोर आजमाइश का मैदान बन गया है। सीरिया आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा सुलगता सवाल बन गया है। एक तरफ असद की सत्ता ना छोड़ने की जिद है जो अब तक लाखों लोगों की जिंदगी लील चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें गद्दी से हटाने के लिए भी दुनिया भर के देशों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। सीरिया में अमरीकी अगुवाई में नाटो फौज हर रोज बमबारी कर रही है, वहीं रूस भी इस जंग में कूद चुका है। हालांकि दोनों का मकसद अलग है। जहां नाटो फौज को असद फूटी आंख भी पसंद नहीं है, वहीं रूस और ईरान के लिए वो आंखों का तारा है।
इस बीच हवाई हमलों से कोई नतीजा ना निकलता देख सऊदी अरब और तुर्की ने जमीनी युद्ध की सलाह दी है, जो रूस को बेहद नागवार गुजरी है। Mr. Putin is not interested in being our partner. He wants to shore up the Assad regime. He wants to reestablish Russia as a major power in the Middle East. He wants to use Syria as a live fire exercise for Russia's modernizing military. रूस ने सख्त लहजा अपनाते हुए कहा है कि अगर सीरिया में आमने सामने की लड़ाई छिड़ गई तो इसे रोकना मुश्किल होगा। यही नहीं, बल्कि रूस के मुताबिक तो इससे तीसरा विश्व युद्ध भी भड़क सकता है। पश्चिमी देशों में आपसी फूट का फायदा सीरिया में सक्रिय विद्रोही गुटों और ISIS को हो रहा है। सीरिया में एक तरफ जहां जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, वहीं हर रोज देश छोड़कर बाहर जाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। 10 लाख से ज्यादा लोग सीरिया से भागकर दूसरे देशों में अपना ठिकाना बना रहे हैं। सबसे ज्यादा लोगों ने यूरोप का रुख किया है, जिसके चलते यूरोप के तमाम देश भी असमंजस का शिकार हैं। सीरिया से निकलने की जल्दी में कोई समुद्री रास्ता इख्तियार कर रहा है, तो कोई साइबेरिया के ठंडे इलाकों से गुजरता हुआ यूरोप में दाखिल होने की फिराक में है। हर रोज जान हथेली पर लेकर हजारों लोग यूरोप की धरती पर कदम रख रहे हैं। The numbers of the refugees are increasing, not only because the more people are arriving, but considering the situation that we had strikes on the Greek side, the transportation has been stopped, and that is one of the purposes that the influx of refugee is growing these days. सीरिया मसले का हल जल्द निकलने की कोई सूरत हाल नजर नहीं आती, ना ही इस जंग के खत्म होने के कोई आसार दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र असहाय बना हुआ है। सीरिया से निकली आतंक की आग धीरे धीरे दूसरे देशों को भी अपनी लपेट में ले रही है। अब ये सवाल सिर्फ सीरिया का ही नहीं रह गया है, बल्कि तमाम देशों का मुस्तकबिल इस सवाल से जुड़ चुका है। अब पेश है हमारा सेक्शन खबरें सुपरफास्ट। दुनिया की आबादी हर बीते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। 2100 तक एशिया की आबादी लगभग 3 अरब 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। आबादी बढ़ने के साथ उन्हें साफ पीने का पानी मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती है। इसका समाधान छुपा है जापान की वाटर एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी में। भविष्य में पानी बचत पर काफी ध्यान देना होगा। जापान की एक कंपनी इस दिशा में काम कर रही है। कंपनी ने वाटर सेविंग टॉयलेट बनाए हैं, जिनमें काफी कम पानी इस्तेमाल होता है। कंपनी का इरादा इस तकनीक का प्रचार प्रसार दूसरे देशों में भी करने का है। अमेरिका जैसे अति विकसित देश की यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी अब क्लासरूम में किताबों के साथ साथ बंदूक भी ले जा सकेंगे। ऑस्टिन स्थित प्रतिष्ठित टेक्सास यूनिवर्सिटी ने इस बात की इजाजत दे दी है, लेकिन इन्हें ये हथियार यूनिवर्सिटी के अन्य हिस्सों में लेकर घूमने की आजादी नहीं होगी। काबिले गौर है कि टेक्सास यूनिवर्सिटी अमेरिका के बड़े शिक्षण संस्थानों में शामिल है। यहाँ 51,000 छात्र पढ़ते हैं। यहाँ बंदूक लाने की इजाजत दिए जाने के बाद पूरे अमेरिका में एक बहस शुरू हो गई है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में इसी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने क्लासरूम में बंदूक नहीं नामक आंदोलन चलाया था, मगर अब तो स्टूडेंट्स पर अचानक बढ़ रहे खतरे के मद्देनजर उन्हें क्लासरूम में बंदूक ले जाने की इजाजत दी गई। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अंतरिक्ष अन्वेषण को एक रणनीतिक लक्ष्य बताते हुए कहा है कि उसे अलग थलग पड़े देश की योजनाओं में और तेजी लाना है। वहीं पश्चिमी देश मानते हैं कि इन प्रक्षेपणों की आड़ में दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल निरीक्षण किए जा रहे हैं। हालांकि इस महीने किए गए रॉकेट प्रक्षेपण में शामिल लोगों को सम्मानित करने के लिए आयोजित समारोह में मौजूद किम के हवाले से सरकारी मीडिया में कहा गया कि अंतरिक्ष पर अधिकार एक वर्ग संघर्ष है। दक्षिण कैरोलिना के CNN टाउन हॉल में अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के दावेदार और टेक्सास के सीनेटर टेड क्रूज ने अमेरिकी सेना का बड़े पैमाने पर विस्तार किए जाने की आवश्यकता जताई है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका के नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिहाज से इसका मौजूदा आकार जरूरत से ज्यादा कम है। 45 वर्षीय क्रूज के मुताबिक वायुसेना में विमानों की संख्या बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया ताकि अमेरिका अपनी सैन्य और वायु शक्ति का इस्तेमाल कर सके। चीन में एलियन की खोज के लिए करीब 10,000 लोगों के विस्थापन की तैयारी है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन यही सच है। दरअसल चीन में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लगाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इस टेलीस्कोप की मदद से एलियन के अस्तित्व की खोज की जाएगी। 500 मीटर आकार का ये रेडियो टेलीस्कोप चीन के साउथ वेस्ट प्रोविंस की पहाड़ियों में लगाया गया है। माना ये जा रहा है कि ये टेलीस्कोप इसी साल अपना काम भी शुरू कर देगा। ब्रिटेन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक कार सड़कों पर आ चुकी है। इन कारों के बूट में फिट टैंक इंजन से दूर डिजाइन किया गया है। यह हाइड्रोजन कार 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार की जाती है। यह कार मात्र 10 सेकंड में 0 से 97 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाती है। इस कार में गियर बॉक्स की बजाय बटन लगाए गए हैं। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ होने के बावजूद भी पेट्रोल कारों के मुकाबले काफी सुरक्षित मानी जा रही है। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। ब्राजील का रंग बिरंगा कार्निवल तो खत्म हो गया है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में कार्निवल का दौर जारी है। इन कार्निवल्स में सकाफत और तहजीब देखने में मिलती है, तो वहीं पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र भी होता है। जर्मनी के कोलोन शहर में रंग बिरंगा कार्निवल मनाया गया। इसमें हिस्सा लेने के लिए सिर्फ जर्मनी से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी बड़ी तादाद में पर्यटक यहां पहुंचे। ये कार्निवल बरसों से सफलतापूर्वक मनाया जा रहा है। कार्निवल में आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है नाच गाना। खास बात यह है कि इसमें बहुत से लोग जोकरों की वेशभूषा में नजर आते हैं। कार्निवल में सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी थी, क्योंकि नए साल के मौके पर जब यहाँ जश्न मनाया जा रहा था, तो जर्मनी में शरण लिए हुए बहुत से अप्रवासियों ने महिलाओं पर हमला बोल दिया था। लेकिन कार्निवल में शामिल हुए लोगों का कहना है कि उन्हें किसी किस्म का कोई डर नहीं है। हम लोग उन्हें पार्टी को खराब नहीं करने देंगे। हमें पता नहीं है कि हमें सावधान रहना चाहिए। मैंने सुबह से ज्यादा पुलिस वालों को नहीं देखा है, लेकिन हम जानते हैं कि वे लोग वहाँ हैं। लेकिन अभी बहुत आराम है, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। जर्मनी के अलावा कैरेबियन देश हैती में भी कार्निवल पूरे उल्लास के साथ और रंग बिरंगे तरीके से मनाया जाता है। शहर को सजाया जाता है और ट्रेडिशनल डांस का आयोजन होता है। पार्टियों की पोशाक में लड़कियां इस ट्रेडिशनल डांस में हिस्सा लेती हैं। गौरतलब है कि यहाँ पिछले साल कार्निवल के दौरान एक हादसा हो गया था। यहाँ मची भगदड़ में 18 लोग मारे गए थे, जिसके बाद कार्निवल रद्द कर दिया गया था। इससे सबक लेते हुए इस बार बेहतर इंतजाम किए गए थे। कार्निवल हमारी संस्कृति है। हमारे लिए कार्निवल ही सब कुछ है। कार्निवल के जरिए हम अपने देश की छवि, हमारे मूल्य और हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, यही दिखाता है। हैती हमारा आत्मा है। यही सब कुछ हमारे पूर्वजों ने छोड़ा है। हम हैं हैती। हैती की जय हो। लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में रंग बिरंगा कार्निवल तो खत्म हो गया, लेकिन इन दिनों वहाँ मड कार्निवल चल रहा है। ब्राजील के शहर पराटी के मड कार्निवल में हिस्सा लेने के लिए भी दूर दूर से पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। एक हफ्ते तक चलने वाले इस कार्निवल की शुरुआत 30 साल पहले हुई थी। Because we look very different, we look all black and that's fun.
साउथ यूरोप में स्थित पुर्तगाल में भी कार्निवल मनाया गया। कार्निवल में रंग बिरंगी झांकियां आकर्षण का मुख्य केंद्र थीं। खास बात ये रही कि कार्निवल में बहुत से अंतर्राष्ट्रीय नेताओं जैसे कि जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को कार्टून कैरेक्टर के तौर पर पेश किया गया। हालांकि इसका मकसद नेताओं का मजाक उड़ाना नहीं बल्कि मौज मस्ती था। अब बारी है हमारे सेक्शन ग्लैमर अपडेट की। लंबे इंतजार के बाद सुपर हीरो के किरदार वाली कोई फिल्म रिलीज हुई है। यूं तो पहले पर्दे पर कई सुपर हीरोज अपना दम दिखा चुके हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि। लेकिन नई फिल्म डेडपूल में रेनॉल्ड ने अलग तरह के सुपर हीरो का किरदार निभाया है। ये कहानी है स्पेशल फोर्स के एक एजेंट की, जिसे कैंसर के इलाज के दौरान अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ता है और इसी दौरान वो एक साधारण आदमी से सुपर हीरो में तब्दील हो जाता है। फिल्म में रोमांच और एक्शन के साथ साथ कॉमेडी भी है, तो देखना है कि दर्शक इस नए किरदार को कितना पसंद करते हैं। 47 साल की होने के बावजूद हॉलीवुड अभिनेत्री जेनिफर एनिस्टन का जादू फीका नहीं पड़ा है। उन्हें आज भी नई नई फिल्मों के ऑफर मिल रहे हैं। हाल ही में उन्हें एक नई फिल्म द फिक्सर के लिए चुना गया है। एनिस्टन इस फिल्म में एक स्पोर्ट्स मैनेजर की भूमिका निभा रही हैं। उनका कहना है कि इस फिल्म में उनका किरदार काफी महत्वपूर्ण है। ये रोल अब तक की फिल्मों से कुछ हटकर है। हॉलीवुड में रिश्तों का बनना और बिगड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हॉलीवुड अभिनेत्री एमा वॉटसन को ही लीजिए। 25 साल की वॉटसन आजकल एक नए शख्स के साथ अक्सर देखी जा रही हैं। खास बात यह है कि उनके नए प्रेमी का ताल्लुक भी हॉलीवुड की रंगीन दुनिया से बिल्कुल नहीं है। विलियम नाइट नामक ये जनाब एक बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने पहली ही मुलाकात में एमा का दिल चुरा लिया था। वैसे वॉटसन के पूर्व प्रेमी मैथ्यू जेनी भी हॉलीवुड एक्टर नहीं बल्कि एक रग्बी प्लेयर थे। बरसों पहले छोटे पर्दे पर धूम मचा चुका मोगली का किरदार आपको जल्द ही बड़े पर्दे पर दिखाई देगा। हॉलीवुड फिल्म द जंगल बुक में मोगली आपको एक बार फिर धमा चौकड़ी करता दिखाई देगा। फिल्म में मोगली का किरदार निभाया है 12 साल के इंडो अमेरिकन बॉय नील सेठी ने। यह फिल्म 15 अप्रैल को रिलीज होगी। फिल्म में मोगली के अलावा दूसरे एनिमल कैरेक्टर जैसे कि बगीरा और शेर खान भी आपको देखने को मिलेंगे। 3D एनिमेशन मूवी में बेन किंग्सले और इदरीस अल्बा जैसे कलाकारों ने अपनी आवाज दी है। हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट का कहना है कि वो और उनकी पत्नी एंजेलिना जोली 12 बच्चे चाहते थे, लेकिन 6 बच्चों के बाद ही वो रुक गए, क्योंकि ढेर सारे बच्चों की वजह से उनकी जिंदगी पहले ही काफी अस्त व्यस्त हो चुकी है। उनकी लाइफ पहले ही काफी बिजी थी और बच्चों के आने के बाद तो उन्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। हॉलीवुड के पावर कपल के नाम से मशहूर ये जोड़ा अपने करियर और 6 बच्चों की देखभाल के बीच तालमेल बैठाने में जुटा रहता है। ब्रेड ने कहा कि एंजी और मैं 1 दर्जन बच्चों का लक्ष्य लेकर चले थे, लेकिन 6 के बाद ही हम रुक गए। उन्होंने कहा कि परिवार में बहुत प्यार है। हालांकि उनकी पत्नी अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने एक अन्य इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उनके और उनके पति ब्रैड पिट के बीच भी आपसी मतभेद हैं। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।